गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी लैंग्वेज में सभी यूनिट का रिवीजन कर रहे हैं। अभी तक यूनिट 2 का हमने रिवीजन किया है और यूनिट 4 का भी रिवीजन कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को समझना है तो वो इस वीडियो की लिंक में जाके उसे देख के समझ सकता है। तो आज हम लोग यूनिट 3 का रिवीजन करेंगे। तो यूनिट 3 में सबसे पहले हम यूनिट 3 का सिलेबस देख लेते हैं। तो यूनिट 3 का जो नाम है सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी प्रोग्रामिंग में होती है, जिसको हर स्टूडेंट को समझना बहुत ही कंपलसरी भी होता है। इस यूनिट में कुछ सब पॉइंट हैं, उस सब पॉइंट्स को भी पहले मैं हाईलाइट कर देता हूं, फिर उसके बाद हम एक एक करके उस सब के ऊपर में कंसेप्ट को फोकस करेंगे। तो ये आपके सामने में पूरा सिलेबस है, यूनिट 3 का है, जिसमें सबसे पहले हमें समझना है डेटा टाइप्स। और डेटा टाइप्स के अंदर हमें ये समझना है कि इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट डेटा टाइप क्या होते हैं, क्या एग्जाम्पल होता है और किस प्रकार से इन्हें हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और उस डेटा टाइप पर हम ऑपरेशन कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। किसी भी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर और एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना रोल देते हैं, जिससे कि हम अपने टास्क को बहुत इजी ढंग से अचीव कर सकते हैं। तो इस ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन में हम देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन ऑपरेशन, उसके बाद देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर एंड रिलेशनल एक्सप्रेशन के ऑपरेशन देखेंगे, और आखिरी में रहेगा हमारा लॉजिकल ऑपरेशन, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर और लॉजिकल एक्सप्रेशन। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है जिसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, और इस असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा हम असाइनमेंट स्टेटमेंट भी बनाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे फंडामेंटल इनपुट और आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये हमारा थर्ड स्टेप रहेगा और थर्ड ब्लॉक रहेगा, जिसको हम ऑपरेटर एक्सप्रेशन के बाद समझेंगे। और सबसे अंत में सिंपल सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग लॉजिक क्या होती है, इसमें किस तरीके के प्रोग्राम आते हैं और एग्जाम में किस तरीके से इस प्रोग्रामिंग को हम हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमें पढ़ना पड़ता है। एक्चुअली डेटा टाइप का जो रोल है प्रोग्रामिंग में, फैक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए है। अगर मैं बोलूं कि फैक्ट मेरे पास 10 है, तो ये किस डेटा टाइप का है, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पास रखा है। इसी तरीके से एक और फैक्ट है जिसको मैं बोल सकता हूं 3.14 है, तो ये कौन से टाइप को रिप्रेजेंट करता है, उसमें कौन से ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, कौन सा ऑपरेटर का हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी
इंफॉर्मेशन हमको समझनी चाहिए, तभी हम अपने प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छे ढंग से बना सकते हैं। एक और फैक्ट मेरे पास है, सपोज हम Y फॉर यस और N फॉर नो बोलते हैं, तो ये Y और N भी एक सिंबल है, अल्फाबेट का सिंबल है, जिसको हम Y फॉर यस N फॉर नो के लिए भी यूज करते हैं। इसी तरह फॉल्स के लिए F और ट्रू के लिए T का यूज करते हैं। इसी तरीके से एक और फैक्ट है, सपोज मैं उस फैक्ट को बोलता हूं किसी स्टूडेंट का नाम है, तो रामा एक स्टूडेंट का नाम है, तो ये भी एक फैक्ट है। तो इन सब फैक्ट्स को हम बोलते हैं डेटा। अब इस डेटा को हमें एक ऑर्गेनाइज मैनर में क्लासिफाई करना पड़ता है। तो किसी भी लैंग्वेज में डेटा टाइप फंडामेंटल 3 प्रकार से हो सकते हैं। सबसे पहला होगा इंटीजर, और दूसरा होगा कैर, दैट इज कैरेक्टर। तो मैं इसको तीसरा ले लेता हूं और दूसरा ले लेता हूं फ्लोट। ठीक है, तो समझने में हमको इजीएस्ट जाएगा। तो ये फ्लोट हो गया। तो यहाँ पे हमें समझना है इंटीजर, और यहाँ सेकंड में फ्लोट को, और तीसरे में हम समझेंगे व्हाट कैरेक्टर। एक और मैं जोड़ सकता हूं जिसको सभी को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर हैं जो डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब रिप्रेजेंट हो जाता है तो हम बहुत ही इजी ढंग से उसे ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशन मतलब किसी नंबर को एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, उस नंबर को मुझे मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, कोई सिंबल है उसे मुझे लोअर केस में करना है, अपर केस में करना है, कुछ मेरे पास में स्टूडेंट के नेम है उसे मुझे सर्च करना है, शॉर्ट करना है। इस तरीके के जो ऑपरेशंस हैं वो तभी पॉसिबल है जब वो अपने डेटा टाइप में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर। तो मैंने जो ऊपर एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें 10 है, इसमें क्या खास है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे समझ में आ रहा है, या आपको भी समझ में आ रहा होगा, ये एक होल नंबर के नाम से बुलाया जाता है, जिसमें फ्लोट नंबर, जिसमें डेसिमल नंबर नहीं है, और ये होल नंबर के नाम से बोलेंगे, और इसे हम बोलेंगे इंटीजर। तो पूरा नाम क्या हुआ इंट का? इंट का पूरा नाम होता है इंटीजर। क्लियर? तो ऐसा डेटा टाइप जिसमें डेसिमल नंबर नहीं आएगा उसको कहेंगे हम इंटीजर या इंट डेटा टाइप। ठीक है, इसको आप इंट dt लिख देते हैं, इंटीजर डेटा टाइप। तो यहां पे मैं इस 10 को फिल्टर कर देता हूं, तो यहां से मेरा 10 बाहर आ गया जो कि इंटीजर के नाम से हो गया। इसके बाद जो दूसरा नंबर आपको दिख रहा होगा दैट इज 3.14। इस नंबर में क्या खास है? इस नंबर में एक डेसिमल पॉइंट हमें ऑब्जर्व हो रहा है। तो ऐसे नंबर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहलाते हैं, और इन्हें किसी दूसरे लैंग्वेज में रियल नाम से भी कॉल करते हैं। तो हम इसे सी लैंग्वेज में फ्लोट डेटा टाइप के नाम से कॉल करेंगे। तो मैं अब 3.14 यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, अब तीसरा टाइप का सिंबल हमें दिख रहा है जिसमें केवल एक अल्फाबेट आ रहे हैं, चाहे वो Y हो, N हो, F हो, T है। तो ऐसे सिंगल कैरेक्टर को हम बोलेंगे केयर टाइप डेटा टाइप। तो केयर मतलब दैट इज कैरेक्टर। ठीक है, तो ये कैरेक्टर पूरा नाम होता है, लेकिन जैसे इंट का इंटीजर है,
वैसे केयर का कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसे हम केयर डेटा टाइप के नाम से कॉल करेंगे और यहाँ पे मैं ये पूरे डेटा टाइप को कॉपी करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो y है, n है और t मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब एक और डेटा आपके सामने, फैक्ट आपके सामने है जिसका है नाम रामा। तो ये जो रामा है एक्चुअली नथिंग बट स्ट्रिंग के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। तो स्ट्रिंग का मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर, है ना, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ केयर। तो स्ट्रिंग इज ए सेट ऑफ केयर और इसमें मैं अब लिख देता हूं एग्जाम्पल रामा। ठीक है, तो ये मेरे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप हो गए और इसे मैं इस तरीके से फिल्टर कर सकता हूं। तो सी लैंग्वेज में हम जिस डेटा टाइप को यूज करना चाहते हैं उसका एक नाम देना पड़ता है, उसे वेरिएबल के नाम से भी हम बोल सकते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लेट n इज इक्वल टू 10। यहाँ पे n क्या है, 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो n किस डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं बात करता हूं फ्लोट। तो फ्लोट के लिए मैं ले लेता हूं f। तो f इज इक्वल टू 3.14 हो गया। तो f किसको रिप्रेजेंट करेगा, फ्लोट पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह केयर, केयर के लिए मैं ch को ले लेता हूं। तो ch किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके केयर को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे वो एक ही सिंगल को रिप्रेजेंट करेगा, y या फिर n को या फिर f को या फिर t को। या मैं ऐसा बोल सकता हूं एक समय में एक ही सिंबल ch में स्टोर हो सकती है। इसी तरीके से स्ट्रिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं str कर देता हूं जिसको आप रामा के नाम से स्टोर कर सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल हम बढ़ा के भी समझ सकते हैं कि इंटीजर जो है वो -10 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर को जिसमें डेसिमल नंबर ना होता है उसे हम इंटीजर कहते हैं। मैं यहाँ पर 0 को भी इन्वॉल्व करूंगा। क्यों, क्योंकि 0 भी हमारे पास एक नंबर के रूप में होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीजर जो है, अगर मैं डेसिमल नंबर की बात करूं तो वो 0 से 9 के सिंबल्स में हो सकते हैं, या फिर मैं उसे हेक्साडेसिमल नंबर या ऑक्टेल नंबर की भी मैं यूज कर सकता हूं। तो सबसे पहले हम डेसिमल नंबर को ही समझेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन अभी स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए। तो ये 3 एग्जाम्पल मेरे लिए काफी हैं। पहला है पॉजिटिव नंबर, दूसरा है नेगेटिव नंबर और तीसरा है 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने डेटा को इस तरीके से क्लस्टराइज कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्लोट नंबर को देखते हैं। तो पहला नंबर हो गया यहाँ पे 3.14 और मैं इसे माइनस भी कर सकता हूँ, 3.14 भी कर सकते हैं। और अगर मुझे 0 लिखना है तो 0.0 लिखेंगे, ना कि केवल 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने और भी एग्जाम्पल को इसमें यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो प्लस को भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहां लिख देता हूं +2.5। ठीक है, तो प्लस को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये साइंड नंबर है, तो अगर नहीं लिखा हुआ है तो वो प्लस उसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। इसी तरीके से केयर की बात करते हैं। तो केयर में हमारे पास जो सिंबल्स हैं वो कैपिटल लेटर में आपको दिख रहे हैं। आप चाहें तो और एग्जाम्पल में इसे स्मॉल लेटर भी ले सकते हैं। वो ए हो सकता है, एम हो सकता है, जेड हो सकता है, या फिर आपका IJ हो सकता है। इस तरीके से अल्फाबेट्स भी आपके केयर में आते हैं। केयर में न्यूमरिक भी आ सकता है। अगर मैं 9 लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ, तो 0 और O में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए 0 को एक्चुअल में नॉट के तरीके से यूज करना चाहिए। सपोज मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ अभी। ठीक है, तो इस तरीके के सिंबल को भी हम केयर ही बोलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट सिंबल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पेशल सिंबल्स।
तो इसके अंदर में जैसे @ जैसे हैश सिंबल या फिर डॉलर सिंबल या फिर परसेंटेज सिंबल, इस तरीके के सिंबल्स को भी हम क्लियर के नाम से बोल सकते हैं। अब मैं स्ट्रिंग का और एग्जाम्पल बता सकता हूं। जैसे सपोज करिए कि जो मैं जिसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग, दैट इज नेम ऑफ द क्यूरियस, तो मैं यहाँ पर क्यूरियस लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्यूरियस इज ए वन स्ट्रिंग, ठीक है। तो इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ द सेट ऑफ सेट ऑफ कैरेक्टर। अगर हमें दो नाम के कोई व्यक्ति को रखना है, जैसे मैं रख सकता हूं क्यूरियस इन्फोटेक, ठीक है। तो ये जो है दो वर्ड में आके बना है। तो जब दो वर्ड का रहेगा तो हमें दो स्ट्रिंग लेने पड़ेंगे। एक स्ट्रिंग में लेना है तो उसे हमें यहाँ पे ब्लैंक स्पेस का भी यूज करना पड़ेगा। तो ये व्हाइट स्पेस के नाम से कॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूरियस मैंने लिखा था वो वन वर्ड था, लेकिन क्यूरियस इन्फोटेक यहाँ पे दो वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से हम 3 वर्ड 4 वर्ड, सपोज आई एम लर्निंग सी लैंग्वेज, ठीक है। तो सपोज करिए कि इस तरीके से मेरे पास में एक पूरा सेंटेंस भी आ गया। तो ये स्ट्रिंग में एक वर्ड भी आ सकता है, एक से ज्यादा वर्ड भी आ सकते हैं, या पूरा का पूरा सेंटेंस भी आ सकता है। इस तरीके से हम अपने डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं फैक्ट एंड फिगर के लिए। तो यहाँ पे अब इसको लॉक कर देता हूं कि डेटा टाइप इज नथिंग बट टू रिप्रेजेंट आवर फैक्ट एंड फिगर इन नेम ऑफ इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, क्लियर टाइप एंड स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से ये काफी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट मीन बाय द डेटा टाइप एंड व्हाट टाइप ऑफ द डेटा टाइप। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब सेकंड आता है ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन की लिए हम अब डिस्कस करते हैं। तो ऑपरेटर को सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा, फिर एक्सप्रेशन को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑपरेशंस को तो बाद में लेंगे, क्योंकि ऑपरेशंस अभी नहीं आएंगे। सबसे पहले आएगा यहाँ पे ऑपरेटर, ठीक है ना। तो ऑपरेटर का मतलब क्या हो रहा है, दैट ऑपरेट ऑन ए वैल्यू, दैट ऑपरेट ऑन ए वैल्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं 4 + 6, तो यहाँ पे प्लस क्या है, ऑपरेट हो रहा है ये 4 और 6 को एडिशन के लिए, जिसके कारण हमें आंसर मिलना चाहिए 10। तो ऑपरेट जो ऑपरेटर है वो एक्चुअली ऑपरेट होता है अपने ऑपरेंड में। तो यहाँ पे जो 4 और 6 है वो है ऑपरेंड, याद रखेंगे, ठीक है। ऑपरेटर एंड ऑपरेंड की बात होती है। अब आता है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन या अर्थमेटिक ऑपरेटर, और इसको हम यूज कर सकते हैं प्लस के लिए, फॉर एडिशन के लिए, माइनस यूज करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई यहाँ पर एस्ट्रिक को यूज करेंगे हम मल्टीप्लाई के लिए, स्लैश को यूज करेंगे डिवीजन के लिए, और अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो इसे आप यूज करेंगे परसेंटेज सिंबल से। अब इसमें हमें ऑपरेशन करना है, एडिशन ऑपरेशन करना है, तो कैसे करेंगे, तो हमें करना है C = 3 + 5। तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया। ये यहाँ पर एडिशनल ऑपरेशन हो रहा है, जिसके द्वारा C का वैल्यू कितना होगा, इट विल बी योर 8 हो सकता है। तो इस तरीके से हम अपने सारे सिंबल को ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं। अब आता है रिलेशनल ऑपरेशन। तो रिलेशनल ऑपरेशन का मतलब हुआ कि जब हमें दो वैल्यू को रिलेशन एनालिसिस करना है। इन रिलेशनल एनालिसिस मतलब कि क्या 2 3 से बड़ा है, क्या 3 2 के बराबर है,
क्या 3 2 के बराबर नहीं है। इस तरीके के रिलेशंस हमें बनाने पड़ते हैं। तो इसके लिए सिंबल्स हम ले सकते हैं लेसर साइन, जब दो वैल्यू के बीच में हमें लेसर निकालना है कि कौन सी वैल्यू लेस है। ग्रेटर साइन, दो वैल्यू के बीच में कौन ग्रेटर है, उसे हम ग्रेटर सिंबल्स का यूज करेंगे। इसी तरीके से हमें इक्वल टू दो सिंबल को, दो वैल्यू को इक्वल रिप्रेजेंट करना है। जैसे 2 = 2, तो नॉर्मली लैंग्वेज में 2 = 2 लेते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में यहाँ पे 2 = का एक साथ यूज किया जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे इक्वल साइन। अब नॉट इक्वल की बात करेंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड इक्वल, तो इसको बोलेंगे हम नॉट इक्वल। तो ये 4 तो बहुत ही यूजफुल हैं, लेकिन 2 मैं आपको और बताना चाहता हूं, वो अपने आप में 2 और ऑपरेशन को भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास में अलग अलग है लेसर और इक्वल, मैं एक साथ चाहता हूं दोनों को यूज करने के लिए। जैसे सपोज करो 10 लेसर देन इक्वल टू 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो हमें क्या पता चल रहा है, क्या 10 20 से छोटा है, तो आंसर हुआ यस। लेकिन 10 क्या 20 के बराबर है, तो आंसर हुआ नो। तो जब यहाँ पर एक भी आंसर सही होगा तो इसका ओरिजिनल रिजल्ट आएगा ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से मैं लेता हूं 10 लेसर ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, तो पहला आंसर तो नो है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 10 से बड़ा नहीं है, लेकिन 10 के बराबर है, इस कारण से इसका आंसर क्या हुआ, 10 हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके के ऑपरेशंस हम समझ सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के द्वारा। अब सिंपल वाला बना लेते हैं, 2 = 2, तो यहां पर आंसर आ जाएगा ट्रू, ठीक है। इसी तरीके से 2 नॉट इक्वल टू 3, तो इसका भी आंसर ट्रू होगा, क्योंकि 2 3 के बराबर नहीं है। इसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं 2 लेसर देन 3, इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसी तरीके से ग्रेटर को भी हम यूज कर सकते हैं। अब आता है लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होंगे। लॉजिकल ऑपरेशंस में रिलेशनल ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन, सबको हम एक साथ जोड़ने की कोशिश करना चाहते हैं। दो चीजें लॉजिकली जुड़ेंगी। अब देखिए मेरे पास दो चीजें हैं अलग अलग है, जैसे कि मेरे को ये देखना है कि 10 लेसर देन 20, एक तो मुझे ये देखना था, दूसरा मुझे ये देखना है क्या प्लस इज ग्रेटर देन 2 है। तो इन दोनों को मुझे एक साथ देख के आंसर समझाना है। तो हमें पता है डिजिटल कंप्यूटर में डिजिटल लॉजिक्स होती हैं, जिसको हम एंड गेट, और गेट, नॉट गेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर एंड लॉजिक है, और लॉजिक है, नॉट लॉजिक है। तो मैं अगर एंड लॉजिक की बात करता हूँ, है ना, एंड लॉजिक की बात करें तो एंड लॉजिक में क्या होगा, एंड लॉजिक में होगा 10 ग्रेटर देन 20 एंड। तो यहाँ पर एंड का सिंबल क्या है, 2 एंड साइन है। इन पूरे को हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो ये बन गया हमारा कंपाउंड एक्सप्रेशन, ठीक है। दो ऑपरेशंस हो रहे हैं, कंपाउंड ऑपरेशंस हो रहा है। तो पहला वाला आंसर हमें इंडिविजुअल समझना है कि क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ पे ये ट्रू है, और 5 = 2 ये भी ट्रू है। और एंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एंड का कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है, ये आपको भी पता है एंड लॉजिक क्या होती है, ठीक है। तो एंड लॉजिक में क्या होता है, 2 इनपुट होंगे, एक तो ए होगा और दूसरा क्या होगा, बी। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, तो सपोज करिए एक है फॉल्स, दूसरा भी फॉल्स, तो रिजल्ट क्या हुआ, फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा ए तो फॉल्स है और ये हमारा ट्रू हो गया, तो भी आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि एंड लॉजिक है। इसी तरीके से यहाँ ट्रू है और ये फॉल्स है, तो यहाँ पर भी फॉल्स होगा। अब हम देखते हैं कि ये ट्रू है और ये भी ट्रू है,
तो ही लॉजिक पे ट्रू आएगा। तो ये कहलाता है आपका एंड लॉजिक। अब इसी तरीके से हम बना सकते हैं और लॉजिक। तो और लॉजिक में थोड़ी सी हमको मतलब ऑप्शंस ज़्यादा मिल सकते हैं, जैसे ए है और यहाँ पर बी है और रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हम देखते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं फॉल्स और ये फॉल्स, तो यहाँ पर ये फॉल्स होगा। तो ये आपका एंड लॉजिक जैसा ही काम कर रहा है। अब हम देखते हैं फॉल्स एंड ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू मिलेगा। भाई देखो ये एक सबसे अच्छा काम है कि एक भी फॉल्स एक भी ट्रू हुआ तो आपको आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे ट्रू मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि ये ट्रू होगा, ये भी फॉल्स होगा, तो यहाँ पर भी आंसर ट्रू मिलना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ट्रू होगा और ये ट्रू होगा तो भी ये ट्रू होगा। तो यहाँ पर 3 केस में और लॉजिक ट्रू होगा और एक केस में फॉल्स होगा, लेकिन एंड लॉजिक में 3 केस में फॉल्स होगा और एक केस में ट्रू होगा। अब हम नॉट लॉजिक की बात करते हैं, तो ये पॉपुलर लॉजिक है, फिर एक्सक्लूसिव लॉजिक भी आती है, लेकिन 3 लॉजिक पहले आप समझ लीजिए। नॉट लॉजिक, तो नॉट लॉजिक में क्या होगा, सपोज एक इनपुट है, इसमें एक ही इनपुट रहेगा और रिजल्ट एक आएगा। तो यहाँ पे सपोज करिए हमारा फॉल्स लॉजिक है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू, क्योंकि ये निगेशन करता है, यानी जो फैक्ट है उसको अपोजिट साइन में बदल देता है। तो लेट ट्रू है तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये फॉल्स बन जाएगा। तो ये लॉजिक मैंने आपको बता दी। अब सी लैंग्वेज में एंड लॉजिक हम यूज करते हैं एक्चुअली एंड सिंबल से, ये हम एंड लॉजिक यूज करते हैं, ठीक है। तो इस एंड लॉजिक को आप इस तरीके से समझ लीजिए। अब मैं बताता हूं और लॉजिक। तो और लॉजिक को हम यूज करेंगे वर्टिकल बार से। तो 2 वर्टिकल बार का मतलब है आपका और लॉजिक। अब मैं इसी इक्वेशन को यहाँ पे फिर से लिखने वाला हूँ, तो मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसके बीच में हम और लॉजिक लगाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए कि 10 क्या 20 से बड़ा है, तो आप बोलेंगे फॉल्स, बड़ा नहीं है। और 5 2 से बड़ा है, तो आंसर इज ट्रू। तो अब ये लॉजिक को यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो आंसर कितना मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पर आप सिंपली ट्रू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंड लॉजिक और लॉजिक। अब हम बात करते हैं नॉट लॉजिक की। तो नॉट लॉजिक के लिए हमारे पास सिंबल है, केवल एक ही सिंबल हम नॉट के लिए यूज करेंगे, जिसका नाम है एक्सक्लेमेशन सिंबल। अब मैं क्या करता हूं, ये और लॉजिक को पूरा ही कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। इसका आंसर हमें पता है ट्रू है, लेकिन नॉट लगाने से क्या होगा, अब ध्यान से देखिए। तो सपोज करिए मैंने पूरा लॉजिक यहाँ पर ले आया है, पहला वाला लॉजिक फॉल्स है और दूसरा लॉजिक यहाँ पे ट्रू है। अब इसके सामने में हम नॉट लगा देते हैं। तो नॉट लगाने से क्या होगा कि जो हमें आंसर मिला था, हमें आंसर क्या मिला था, इसमें पहले ट्रू मिला था, तो हम इसके पहले नॉट लगा देते हैं। तो नॉट लगाने से क्या होगा, जो भी फैक्ट है उसका ऑपोजिट यानी कि फॉल्स। तो ये फाइनल आंसर मिला मुझे फॉल्स। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस जो कि उनके ऑपरेटर के द्वारा सॉल्व होते हैं, तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये हमें पता है तो हम बहुत जल्दी समझ सकते हैं। और इसी में एक और इम्पोर्टेंट ऑपरेटर मैं आपको बता दूं, असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसी को फिर असाइनमेंट स्टेटमेंट के नाम से भी हम बुलाएंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कहता है, किसी भी वैल्यू को हम किसी भी वेरिएबल में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर है, अब ये नंबर वेरिएबल है, इसमें मुझे 10 लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, नंबर इज इक्वल टू 10 कर दूंगा। तो 10 कहाँ चला गया, तो 10 चला गया नंबर में, यानी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड काम करता है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड काम नहीं करेगा, याद रखिएगा। सपोज करिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में मैं लेता हूं नंबर 2, ठीक है ना, ये नंबर 2 ले लेते हैं। पहला वाला नंबर 1 कर देते हैं, ये नंबर 2 कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स लेके जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने किया 10 +
20। तो यहाँ पे नंबर 2 कितना हो गया, तो नंबर 2 हो गया यहाँ पे 10 + 20 यानी कि 30 हो गया। ठीक है, तो 30 हमारा नंबर 2 में सेव हो गया या ट्रांसफर हो गया, या उसको मैंने वहां पर असाइन कर दिया वैल्यू को वेरिएबल में। अब एक और तरीका है, सपोज नंबर 3 ले लेते हैं। अब देखिए नंबर 3 में हम क्या करते हैं, नंबर 1 प्लस नंबर 2 कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, नंबर 1 कितना था, अब ध्यान से देखिए, है ना, नंबर 1 कितना था 10 और नंबर 2 कितना है, नंबर 2 है मेरे पास में 30। तो 10 + 30 = क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा। तो नंबर 3 में मैंने वैल्यू नहीं लिया है, लेकिन मैं उसे इनडायरेक्ट वैल्यू को कॉल कर रहा हूं, यानी नंबर 1 को मैंने यूज किया और नंबर 1 में क्या है 10 है, नंबर 2 में क्या है 30 है, तो उन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 10 + 30 यानी 40 हो जाएगा। मैं ऑपरेशन बदल भी सकता हूं, तो सपोज करिए मैं लेता हूं नंबर 4। अब नंबर 4 में क्या करना है, चलिए नंबर 4 में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 100 से, है ना, तो ये क्या होगा आंसर, तो नंबर 4 मेरे पास में एक्चुअल में नंबर 4 नहीं, यहाँ नंबर 3 लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू पहले से किसी में सेव है वही लेंगे, अदरवाइज गार्बेज वैल्यू आ सकती है। अगर कोई वहां पर है ही नहीं तो वहां पे कंप्यूटर कुछ ना कुछ दूसरी वैल्यू को स्टोर करके रखता है, तो वही आपको मिल जाती है, उस वैल्यू को गार्बेज बोलेंगे। यानी जो वैल्यू हमें रीडेबल नहीं है, जो वैल्यू को सेंस नहीं है, तो वो गार्बेज वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो अब मैं देखिए नंबर 3 की बात करता हूं, तो नंबर 3 में क्या है 40 है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो टोटल कितना मिल जाएगा 4000 मिल सकता है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट स्टेटमेंट के नाम से बोलेंगे। तो ये असाइनमेंट स्टेटमेंट 1 हो गया, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट 2 हो गया, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट 4 हो गया, 3 हो गया, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट 4 हो गया। अब सपोज करिए एक अच्छा वाला एग्जांपल लेते हैं। अब तो मेरे पास एक एग्जांपल है, सपोज किसी 5 नंबर का मुझे सम निकालना है और एवरेज निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो पहले तो मैं नंबर को इसमें सेव कर देता हूं, a = 10, b = 20 और c = 30 एंड d = 40 एंड e = 50। तो ये 5 नंबर अपने अपने वेरिएबल में सेव है। अगर मैं a बोलूंगा तो 10 आएगा, c बोलूंगा 30 आएगा, e बोलेंगे तो 50 आना चाहिए। ओके, अब मैं इसका सबसे पहले निकालता हूं सम। तो सम के लिए मुझे एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, a + b + c + d एंड + e। तो ये जैसे ही हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 10 + 20। तो ये पहला ऑपरेशन होगा 10 + 20, तो यहाँ पर ये 30 बन जाएगा। अब 30 + 30 हो जाएगा तो ये 60 बन जाएगा। 60 + 40 की बात करें तो ये बन जाएगा आपका 100, और इसमें अगर लास्ट वैल्यू को जोड़ें तो 50 के कारण 150 आंसर मिल जाएगा। तो सम कितना हुआ 50 हुआ। अब मुझे एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एक सम को ही यूज कर दूंगा, सम डिवाइड बाय 5। तो मैं इसके द्वारा एवरेज निकाल लूंगा, तो एवरेज कितना बनेगा हमको 30 मिल जाएगा, यानी 150 डिवाइड बाय 3 तो डिवाइड बाय 5। तो मैं इसको करूंगा तो मुझे यहाँ पर 30 वैल्यू मिलेगी, जो कि एवरेज वैल्यू कहलाएगी। तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि असाइनमेंट स्टेटमेंट में इस तरीके के हम छोटे से काम करते हैं। एक और मैं चीज आपको बताना चाह रहा हूं, वो भी बता ही देता हूं, जिसको हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस में भी यूज करते हैं, और इसका कितना वैल्यूएबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक आंसर आने वाला है ना, आंसर कैसे आएगा, सपोज करिए मैं रख रहा हूं 10 + 30 - 40, या फिर इसको 20 कर देते हैं। अब बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो जल्दी से आप बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मुझे या तो लेफ्ट टू राइट चलना है, राइट टू लेफ्ट चलना है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट चलिए आप। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, 10 को 30 से
प्लस करेंगे तो 40 मिला, 40 को 20 से माइनस करेंगे तो आंसर मिला 20। ठीक है, तो ये एक सिंपल वे है। अगर आप इसको राइट टू लेफ्ट में लेके जाते हैं तो क्या मिलेगा, 30 माइनस 20 10 मिलेगा और 10 प्लस 10 20। यानी आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं दोनों का आंसर सेम होता है। राइट टू लेफ्ट में क्या हो रहा है, प्लस पहले हो रहा है और लेफ्ट टू राइट में प्लस पहले हो रहा है और राइट टू लेफ्ट में माइनस पहले हो रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब प्लस और माइनस अगर किसी एक साथ एक्सप्रेशन में है तो जो भी पहला आएगा उसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पर आपको प्रेसिडेंस के नाम से हम उसे बात करते हैं। मैथमेटिक्स में एक बॉडमास रूल होता है, उसी को हम यहां पर भी फॉलो कर रहे हैं। सपोज करिए मैं दूसरा एक और एग्जांपल लेता हूं, सपोज रिजल्ट 2, इसको मैं रिजल्ट 1 बना देता हूं। अब देखिए ध्यान से, यहां पर रिजल्ट 2 मैं क्या ले रहा हूं, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड डिवाइड बाय 30। अगर हम ऐसे कुछ ले लेते हैं तो क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या मिलना चाहिए, क्या हम 10 इंटू 20 करते हैं। अगर हम 10 इंटू 20 कर रहे हैं तो हमें क्या आंसर मिलेगा, हमें मिलेगा 200। तो 200 को हम डिवाइड करेंगे 30 से, तो यहाँ पे कुछ 6.67 हमें मिलना चाहिए। ठीक है ना, 6.67। अभी मैं आपको मतलब सिंपल बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स के हिसाब से 6.67 आप ले लीजिए। ठीक है, तो ये एक आपको वैल्यू मिलेगी जब आप 200 को 30 से डिवाइड करते हैं। अगर मैं इसको दूसरी तरीके से समझूं कि पहले 20 और 30 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं 20 को 30 से डिवाइड करता हूं तो 0.67 आएगा और इसमें अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई करता हूं तो भी मेरा इसमें 6 और 7 ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर भी दोनों चीजें मैंने आपको प्रूव करी कि आप इधर से जाइए या उधर से जाइए, कान कैसे भी पकड़िए आंसर तो सही मिलेगा। ठीक है, लेकिन भैया अब देखिए, अब मैं आपको रिजल्ट 3 पर एक्चुअल आपकी मैथमेटिक्स को ठीक कर देता हूं। सपोज मेरे पास है 10 मल्टीप्लाई बाय 20 और माइनस सपोज 30 है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज करा है, तो अब बताइए कि मैं लेफ्ट टू राइट चलूं कि राइट टू लेफ्ट चलूं। तो आप बॉडमास के रूल के हिसाब से चलेंगे तो आप बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पहले होना चाहिए। तो चलिए मैं लेफ्ट टू राइट पहले चलता हूं, तो यहाँ पे क्या बना, 200 बना और 200 में हम माइनस करते हैं 30 को, तो हमें मिलना चाहिए 170। ठीक है, तो ये पक्का है ना आंसर, ये तो सही मिलेगा। अगर आपको कैलकुलेटर से भी करके देखना है तो आप कर लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सिंपल है, ये ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं। 10 इंटू 20 करिए तो आपको मिलेगा 200 और उसको आप माइनस करिए 30 से तो आपको मिलेगा 170। तो इट इज करेक्ट। अब मैं इसको उल्टा लेके चलता हूं, 20 माइनस अब मैं लेता हूं 20 माइनस 30। तो 20 माइनस 30 लेंगे तो भाई कितना मिलेगा, -10 मिलेगा। अब -10 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना मिलेगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले तो आपको मिला, अगर मैं उल्टा लेके चल रहा हूं तो क्या चल रहा हूं, -20 माइनस 30 तो -10 मिला। तो -10 और 10 इट विल बिकम एज ए व्हाट, योर 100। तो मैं मल्टीप्लाई बाय -10 करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा -100। तो यहाँ से मेरी स्टोरी बदलने लगी कि मैं लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भाई सोच समझ के चलूंगा। तो मुझे रूल मालूम होना चाहिए। रूल ये है कि अगर देखिए पहला लेवल क्या है आपका, पहला, अब देखिए याद रखिए, ये बस ये रिजल्ट आप इतना याद रखेंगे भी तो चल जाएगा। आपका फर्स्ट लेवल जो हायर लेवल की बात करें, अपन हायर बोले, इसको ज्यादा अच्छा वर्ड है ना, दिस इज द हायर लेवल। तो हायर लेवल में आप ध्यान से देखिए, आपका मल्टीप्लाई और स्लैश ये किसी भी जगह हो ये सबसे पहले काम करेगा। फिर लोअर लेवल की बात करें हम तो लोअर लेवल में क्या होगा, लोअर लेवल में होगा आपका दैट इज व्हाट, यूर प्लस एंड माइनस। भाई इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसको और एक रिजल्ट में बदल के देखता हूं, बस अब आपको समझ में आ गया तो अब लॉक कर देना, इसके बाद कभी आप भूलोगे नहीं। मैं करता हूं 10 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 30
मल्टीप्लाई बाय, सपोज करिए इसको मैं एक बार और थोड़ा सा इसको और घुमा के लेता हूं प्लस, और यहां पे ले लेता हूं सपोज 40 मल्टीप्लाई बाय 50 कर देता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो भाई इसके अंदर में मुझे 200 मिलना चाहिए। अब ये प्लस को प्लस ही रहने दीजिए, फिर 30 को 30 रहने दीजिए। अब यहाँ पे प्लस लिख के क्या करेंगे, 40 और 50 का ऑपरेशन कर देंगे। तो 40 और 50 यानी कितना हो गया, दैट विल बी योर हाउ मच इट विल बी देयर, ये हो जाएगा आपका 2000। ठीक है ना, कितना होना चाहिए 20 सॉरी व्हाट वी हैव ए 40 into 50, तो यहाँ पर 2000 आ गया भैया, 2000 आ गया, जल्दी से लिखो 2000 आ गया। अब क्या करना है, सबको जोड़ देना है, सबको ऐड कर दीजिए। तो ऐड करके कितना मिलेगा आपको 2 और 3 0। ठीक है, मिलना चाहिए कि नहीं भाई, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। 2000 के साथ 200 को जोड़ेंगे तो 2000, 200 बना 2000, 200 के साथ 30 को जोड़ेंगे तो 2230 बनेगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको असाइनमेंट ऑपरेटर अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया फिर से मुझे आप कॉल करिए, जितने बार कॉल करना चाहे करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है, जब मैं सब आपको बता रहा हूं फिर भी आप पूछ नहीं रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि स्टूडेंट क्यों नहीं रिस्पॉन्स दे रहा है। तो प्लीज आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स देते रहिएगा। जब भी आपको अच्छा लगे आप उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। आजकल वीडियो में यही सब बचा हुआ है, पर मैं तो ये बोलता हूँ आप समझिए, मुझे कोई इस पे इंटरेस्ट नहीं है कि, पर यह है कि आपको नया वीडियो लेना है, नया वीडियो समझना है, तो उसके साथ आपको सब्सक्राइब करना, लाइक करना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रिमिटिव इनपुट और आउटपुट फंक्शन की। भाई देखिए, कुछ भी हो जाए हमें इनपुट लेना पड़ेगा कंप्यूटर में कीबोर्ड के द्वारा, हमें आउटपुट रिजल्ट करना पड़ेगा हमारे मॉनिटर में। अगर मैंने बोला कि भाई 2 नंबर को ऐड करना है, तो ऐड करने का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला कि राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर, तो ये मैंने आपको बोला। तो आप क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है आपका कि आपको इनपुट करना है, इनपुट ए एंड बी। अच्छा, इसके पहले एक चीज और याद रखिए, ऐसे वाले प्रोग्राम में फॉर्मूला बनाना मत भूलिए। फॉर्मूला क्या है, तो लिखिए लेट C इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये लिखना जरूर करिए ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इनपुट। अब इस फॉर्मूले को फोकस करिए बस। तो पहला क्या हुआ, स्टेप 1 हुआ, आपको इनपुट करना है। फिर आपको क्या करना है, स्टेप 2, आपको स्टेप 2 में कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करेंगे, C को कैलकुलेट करेंगे, किसके द्वारा, हम A प्लस बी के द्वारा इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम आउटपुट करेंगे। किसको आउटपुट करेंगे, भाई रिजल्ट को आउटपुट करेंगे। तो रिजल्ट किसमें है, सी में है। तो यहाँ पे हमें ये पता करना पड़ेगा कि भाई ये जो लेमन लैंग्वेज है, क्या ये लैंग्वेज हमें प्रोग्रामिंग में सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। तो अब मैं आपको बताता हूं बिल्कुल इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। इस इनपुट को हमें क्या करना है, अब इनपुट फंक्शन को हमें हमारे सी लैंग्वेज के फंक्शंस में इनपुट के स्टैंडर्ड का बना के समझना है। तो मेरे पास में है स्कैन एफ, ठीक है, ये सी लैंग्वेज में बहुत ही यूजफुल फंक्शन है, इसको तो आप लिख के रख लो, बहुत यूजफुल है। आउटपुट फंक्शन ये है प्रिंट एफ, तो ये प्रिंट एफ फंक्शन है। तो आपको स्कैन करना है, आपको प्रिंट करना है, हम बोलते हैं ना स्कैन कर लो, कॉपी को स्कैन कर लो, स्कैन मतलब इनपुट कर लो, प्रिंट कर दो यानी आउटपुट कर दो। तो ये एक फंक्शन हमें यूज करना पड़ता है। अब इसको थोड़ा सा और भी गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि केवल फंक्शन का नाम से काम नहीं बनेगा, उसका वर्किंग भी समझना पड़ेगा। तो स्कैन एफ में देखो 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कि हमें आर्गुमेंट, कंट्रोल आर्गुमेंट क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो कंट्रोल
कंट्रोल आर्गुमेंट क्या लिख रहे हैं आप ये याद रखेंगे, और दूसरा है हमारा एक्चुअली आपका दैट इज द कंट्रोल आर्गुमेंट हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा आपका दैट इज द वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा, यानी जिस वेरिएबल में आपको वो चीज इनपुट करनी है। तो आर्गुमेंट हो गया और ये वेरिएबल यानी पैरामीटर भी हो गया। तो अब देखिए इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे लिखूंगा ध्यान से देखना आप, है ना। तो मैं कंट्रोल आर्गुमेंट बना रहा हूँ, तो कंट्रोल आर्गुमेंट को कैसे बनाएंगे, डबल कोट के अंदर बनाएंगे। अब मुझे ए और बी को इनपुट करना है, और ये कौन से टाइप का है, तो भाई ये भी आपको यहाँ क्लियर कर लेना चाहिए। तो लेट ए इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि a और b का बिहेवियर क्या है। a और b का बिहेवियर है इंटीजर जैसा, तो मैं यहां पर इंटीजर के लिए यूज करूंगा %d, ठीक है, ये पहला हो गया, और दूसरा %d दूसरे के लिए हो गया। अब इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, और हमें क्या करना है, अब पैरामीटर को फिक्स करना है। तो पैरामीटर को हम पहली बार स्कैन कर रहे हैं, मेमोरी में उसे प्लेस कर रहे हैं। तो हम जब किसी चीज को कहीं प्लेस करते हैं तो किस चीज की जरूरत है, उसके एड्रेस की जरूरत है। तो हमें एड्रेस ऑपरेटर को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो एड्रेस ऑपरेटर सी लैंग्वेज में एंड साइन को ही बोलते हैं, और यहाँ पे हम लिख देंगे ए। तो ए का एड्रेस के जगह हमें जो भी इनपुट आ रहा है उसे लिख देना है। इसी तरीके से हम बी को भी बनाएंगे, और आखिरी में सेमीकोलन लगाना नहीं भूलेंगे। तो ये पूरा जो बना हमारे पास, ये स्कैनएफ अब बन के रेडी हो गया है। अब हम जब भी प्रोग्राम बनाएंगे आगे वाले प्रो लॉजिक समझाते समय, तो यहाँ पर मैं इसी चीज को यूज करूंगा, ठीक है। कैलकुलेशन एज इट इज है, इसमें कोई भी चेंज मत करिए। यहाँ पर आपको बस केवल सेमीकोलन लगाना है, उसे आप लगा दीजिए। तो ये आपका वैलिड सी स्टेटमेंट बन गया है। अब प्रिंट एफ की बात करते हैं। तो प्रिंट एफ में हमने एक प्रोग्राम देख ही चुके हैं वेलकम का। तो वेलकम में हमने स्ट्रिंग को आर्गुमेंट कंट्रोल आर्गुमेंट लिया था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें कंट्रोल आर्गुमेंट तो लेना ही पड़ेगा, है ना। तो दिस इज ए कंट्रोल आर्गुमेंट, ठीक है, कंट्रोल आर्गुमेंट। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल आर्गुमेंट लेता हूं, और यहाँ पे मैं इसका वेरिएबल लूंगा, ठीक है, और ये सेमीकोलन लगाएंगे। तो अब मैं पूरा इसको अच्छे से बना के दिखाता हूँ। तो प्रिंट एफ, यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पर आर्गुमेंट लेंगे। हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें सी की वैल्यू को, सी मतलब हमारा रिजल्ट को आउटपुट कराना है। तो आउटपुट सी है मेरा। तो अब मैं देखिए इसको क्या करूंगा, सी मेरा किस डेटा टाइप में आएगा भाई। अरे यार आप लोग मतलब थोड़ा सा बुद्धि तो भी लगाओगे ना, तो उतना तो लगा के आप बिल्कुल समझ जाओगे। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी की बात हो रही है। तो यहाँ पे सी का आंसर कितना मिलेगा, 10 प्लस 20 यानी इज इक्वल टू 30। तो 30 भी किस डोमेन का है, ये तो भाई जल्दी से बताओ, ये इंटीजर डोमेन का है। बस इतनी सी बात है। तो इंटीजर डोमेन का है, तो यहाँ पर क्या आएगा, %d आएगा, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बन गया मेरा पूरा का पूरा एक्यूरेट और वैलिड सिंटेक्स विद फॉर्मेट, सब कंप्लीट हो गया। अब मुझे कुछ भी करना नहीं है। जब भी मैं आगे प्रोग्रामिंग लॉजिक बताऊंगा तो उसके अंदर हम डायरेक्टली इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये वाला पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक चीज और मैं बता दूं, इसी को थोड़ा सा यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेट वी हैव ए 10 के जगह क्या है, 2.5 है, 3b के जगह क्या है, 3.4 है। तो यहाँ पे जब दोनों को ऐड करेंगे तो भाई यहाँ पे हमारा फ्लोट नंबर आ रहा है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ऐड क्या होगा, 2.5 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 3.4 होगा। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या बना, 3 + 2 यानी 5 है ना, 5 और 5 + 4 9, तो 5.9 बन गया। अभी तीनों नंबर मेरे क्या है, फ्लोट नंबर हैं। तो ये याद रखिए, हम यहाँ फ्लोट नंबर के लिए f लेंगे, यहाँ पर भी f लेंगे, और कुछ चेंज नहीं करेंगे। इसी तरीके से आउटपुट में भी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर f लगाना है। तो अब देखिए ये क्लियर हो गया कि इंटीजर होगा
तो हमें %d लगाना है, अगर फ्लोट होगा तो हमें %f लगाना है। ठीक है, तो ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये रूल अगर हम याद कर लेंगे तो रूल वन क्या बना? रूल वन ये बना कि अगर इंटीजर है तो हमें यूज करना है कंट्रोल % से। ठीक है, और अगर लेट सी आपका है, आपका सपोज करिए रूल टू क्या है? रूल 2 हम बना रहे हैं। रूल 2 के अंदर हम बोलेंगे कि फ्लोट है, तो फ्लोट को हम कंट्रोल किससे करेंगे? %f से करेंगे। ठीक है भाई, तो ये दोनों चीजें हो गई, इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, एक और मैं आपको बताऊं कि इस तरीके की चीज है, सपोज आपके पास इंट a है, b है ना, a और b है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सपोज करिए फ्लोट c ले लेता हूँ। एक और नया रूल बता देता हूँ मैं आपको। तो देखिए, सपोज करिए यहाँ पर है a = 20 और b = है, सपोज करिए यहाँ पे मैं यहाँ पर इसको है ना 5 से लेकर बताता हूँ तो जल्दी समझ में आएगा। 5 है और यहाँ पे ये मेरा क्या है, दैट इज 3 है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे c = a/b करना है। ठीक है, अब मेरे को जल्दी से समझा के बताओ कि c की वैल्यू क्या आएगी। अब फ्लोट है c, है ना, तो सबसे पहले तो अपन इसको ले लेते हैं इंट। ठीक है ना, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब हम इंट लेंगे तो क्या होगा, तीनों ही इंट है, तो 5/3, तो यहाँ पे बना 5/3। तो अगर इसको आप कैलकुलेटर, आप अपना खुद का भी कैलकुलेटर उठा के देखो, मैं भी उठा के देख ही रहा हूँ, है ना, तो 5/3 को हम करेंगे तो 1.67 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? 1.67, लेकिन हमें मिलेगा ओनली 1। क्यों 1 मिलेगा? क्योंकि हमारा जो c है वो है इंटीजर। तो याद रखें कि जब इंटीजर, यानी रूल क्या बना, रूल 3 बना लेते हैं। तो रूल 3 क्या बना आपका, इंट डिवाइड बाय इंट। तो अगर हम इंट को इंट से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर ही मिलना चाहिए। तो भाई ये रूल आपका बन गया। अब एक और रूल बना लेते हैं। एक रूल और क्या बन सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने c को फ्लोट कर दिया। ठीक है, तो ये फ्लोट कर देते हैं। अब यही चीज फिर से हम करेंगे, है ना, तो देखते हैं कि अब रूल हमारा यही वाला यूज होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने यूज किया तो मेरे को आंसर तो 1.67 मिलना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास रूल क्या है, इंटीजर है और इंटीजर है, लेकिन इस तरफ क्या है, फ्लोट है। तो ये रूल 4 बनेगा। तो रूल 4 के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 1.0, अभी भी 6-7 नहीं मिलेगा। याद रखना, ये बहुत ही पते की बात मैंने आपको आज बता दी। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में ही लुढ़क जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन समझदारी ये है कि हम इसको अभी क्लियर कर देते हैं। अच्छा, रूल 5 क्या बोलता है, रूल 5 और एक बनाते हैं। रूल 5, अब मैं इसको फ्लोट कर देता हूँ। ठीक है ना, लास्ट एक है फ्लोट, कि मैंने सारी चीज को फ्लोट कर दिया, तो 5.0 हो गया, 3.0 हो गया। तो यहाँ पे अब मैं इसको क्या करूंगा, 5.0 एंड 3.0, तो इसको मैं करूंगा तो अब आएगा मेरा 1.67, और 1.67 ही मुझे आउटपुट में मिलना चाहिए। तो पांचवा रूल क्या कहलाएगा, पांचवा रूल ये कहलाता है कि फ्लोट अगर फ्लोट से डिवाइड होता है ना, डिवाइड हो मल्टीप्लाई जो भी हो, ठीक है, तो ये फ्लोट और फ्लोट से जो मल्टीप्लाई है वो आपका फ्लोट में आंसर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कौन कौन से रूल असाइनमेंट ऑपरेटर में या असाइनमेंट स्टेटमेंट में काम करते हैं। यानी यहाँ पे हम कुछ चीजें ऐसी कर रहे हैं कि जो ऑटोमेटिक ही कन्वर्ट हो रही है। तो जब ऑटोमेटिक चीजें कन्वर्ट होती हैं उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट में चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद में एक्सप्लिसिट पर कंसेप्ट। तो ये मैं और भी आगे बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है, लेकिन मेरे को बड़ा करना पड़ रहा है, बिना बड़ा किए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर क्या स्टॉप करके फिर मैं चौथा पॉइंट बताऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, या आप बोले जैसा करना है। तो चलिए स्टूडेंट क्या बोल रहा है देखते हैं। हाँ, थोड़ा
ज्यादा बड़ा हो गया है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ और एक बार फिर से आके अलग से ये पार्ट 2 में बता देता हूँ। ओके बेटा।